करेंगे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन किस तरीके से सारे जो मुद्दे हैं यूथ का, किस तरीके से उसको पूरा करेगी? सबसे पहले हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा रोजगार का। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा जो भी एग्जाम्स हो रही है उस एग्जाम में जितनी भी त्रुटियां हैं, त्रुटि करने वाले को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिए। कानून तो सरकार के द्वारा बनाया गया है, प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए उसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम बहुत एकदम धड़ल्ले से किया जा रहा है। एक यूथ होता है, उसको सरकारी नौकरी करने का एक सपना रहता है, लेकिन वो सरकारी नौकरी देंगे कहाँ से? जब उसकी वैकेंसी निकलेगी तब तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग, सच में मेरिट वाले लोग, मेरिट लोग जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करने के बाद वो केवल नौकरी की ओर जा रहे हैं। नौकरी नौकरी ही होता है, वो शासक कभी नहीं बन सकता। सरकार केवल और केवल इस पे ध्यान दे रही है कि किसी तरह पूंजीपति फले। तो पूंजीपति, एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में जैसे ही पूरा पूंजी चला जाएगा देश का, तो एक विद्रोह वाजिब सी बात है कि होना है। और जब वो विरोध कौन दर्ज कराएगा? तो वो विरोध युवा ही दर्ज कराएंगे, वो विरोध स्टूडेंट ही दर्ज कराएंगे। नमस्कार, जोहार। आज प्रेस क्लब में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से एक राज्य सम्मेलन रखा गया था और इस सम्मेलन में यूथ के कई मुद्दों को लेकर रखा गया है और उसके आवाज़ बनने की बात चल रही है। अभी हम सीपीआई नेता संतोष जी से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है और इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन एक यूथ के नाम पे रखा गया है। यूथ के बारे में क्या उद्देश्य दे रहे हैं, क्या सोच से ये सम्मेलन रखा गया है? भारत की आबादी का 60% नौजवान यूथ है, युवा है। आपको जैसे ही यूथ की बात आती है तो सबसे पहले रोजगार की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, उसके भविष्य की बात आती है। तो क्या ये 60% जिसकी जनसंख्या है, जो युवा है 35 साल के आयु तक का, उस युवा को रोजगार मिल रहा है? बेरोजगारी भत्ता कहने वाले कई सरकारें हैं, क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? वो तो छोड़िए, जिन्हें जॉब में हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, क्या वो सच में नौकरियां कर रहे हैं कि बंधुआ मजदूरियां कर रहे हैं? तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई संघर्ष हुआ है या जब भी कोई आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में अगर यूथ का योगदान ना रहा तो वो आंदोलन ना रहा। सरकार का कभी भी पुरजोर तरीके से, आज़ादी के पूर्व भी अंग्रेजों के खिलाफ हो, आज़ादी के बाद सरकार के खिलाफ हो, जब भी यूथ ने आवाज़ उठाई, बुलंदी के साथ विरोध किया, सरकार को झुकना पड़ा। मेरा तात्पर्य इससे है कि आप देख रहे होंगे रोजगार का स्तर धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान धीरे धीरे महंगा होता चला जा रहा है। तो हमारे जो पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी एज अ यूथ, जब वो यूथ थे, जब नौजवान थे, तो उसके परिणाम स्वरूप हम लोग कम से कम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छी बातें भी कर ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं। लेकिन क्या ये गारंटी है कि आने वाला कल, हमारे बाद वाला कल, उसके लिए अच्छा खाना का व्यवस्था होगा, अच्छे रहने की व्यवस्था होगी, अच्छे पहनने की व्यवस्था होगी? ये संशय का विषय है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा में है और रोजगार उत्पन्न हो नहीं रहा है। आज पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है, सिंघाड़ा छानना भी एक रोजगार है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप अगर 5,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो आप संतुष्ट हैं, आपको उसी पे जीवन यापन करना है। आज अमीर और गरीब का खाए कितना बढ़ते चला जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि शिक्षा और रोजगार का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। तो इसके लिए आज यूथ को आगे आना पड़ेगा। उसी के लिए हमारा ये सम्मेलन हुआ है और हमने अब यही सोचा है कि अब सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, हम यूथ के लिए सवाल पूछेंगे और यूथ की लड़ाई लड़ेंगे। यूथ की आप बात कर रहे हैं तो हमारे झारखंड में सबसे बड़ा चीज़ है वैकेंसी निकलना। वैकेंसी निकलती है, उससे पहले क्वेश्चन रद्द हो जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है, परीक्षा होता है, यहाँ तक कि 10th क्लास के बच्चों का भी पेपर लीक हो जाता है। तो हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? क्योंकि एक यूथ होता है, उसको सरकारी नौकरी करने का एक सपना रहता है, लेकिन वो सरकारी नौकरी देंगे कहाँ से? जब उसकी वैकेंसी निकलेगी तब तो। देखिए, क्वेश्चन रद्द होने से दो प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। एक तो क्वेश्चन जैसे ये आपको
जो आप बोल रहे हैं कि लोग लीक हो जा रहे हैं या किसी तरह से क्वेश्चन को फिर वो एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जा रहा है, तो पहले ये समझना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग, सच में मेरिट वाले लोग जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करने के बाद वो केवल नौकरी की ओर जा रहे हैं। नौकरी ही होता है, वो शासक कभी नहीं बन सकता है, वो कभी भी ऑनर नहीं बन सकता, लेकिन उसके लिए पीएचडी किए हुए लोग आगे आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनका नहीं हो रहा है। पेपर लीक करने वाले लोगों का हो जा रहा है, उसका फिर विरोध हो रहा है कि पेपर लीक हो गया है। तो वैसे लोगों का हो रहा है जो लोग इसमें पढ़े लिखे भी नहीं है। तो इससे दो चीज़ की बात आती है, एक जो मेहनत कशी लोग हैं उनको नीचे ही रखना है, और वैसे लोग जिनको आराम कश जिंदगी जीना है वो किसी भी प्रकार से एन केन प्रकेन उस जगह पे पहुंचने के लिए तैयार है। तो आम लोग, आम जनता के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है नौकरी। अब आप इस चीज से समझिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अगर सारी नौकरियां को अगर आप राज्य मिला ले, जितने भी परमानेंट नौकरियां हैं, तो आपको मुश्किल से 1 करोड़ नौकरियां होंगी। और 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या हमारा है, तो बाकी जो हमारे 100 अरब की संख्या, मतलब 1 अरब की जो संख्या है हमारे यूथ का, जो हमारे नौकरी पेशा लोग जिनको रोजगार चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था हो रही है क्या? नए नवरत्न आ रहे हैं क्या? नए महारत्न आ रहे हैं? उल्टा वो बंद कर दिए जा रहे हैं क्या? उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था है? सामान्य कार्य के लिए सामान्य कार्य की व्यवस्था है जो संविधान में दिया गया है, उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। ये सरकार का कर्तव्य है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया जाए, चाहे वो पत्रकार क्यों ना हो, चाहे वो वकील क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो एक ठेला खींचने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। उन सभी के लिए एक मानदेय तय होनी चाहिए कि इन्हें मिनिमम मानदेय पे काम करना है, इस मानदेय के नीचे इन्हें काम नहीं देना है, नहीं तो ये एक तरह का मानवता का हनन है। इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? इसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी आज खड़े हैं तो आप अपने मिनिमम मानदेय से भी नीचे में आकर आप काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उस गाइडलाइन को बनाया ही नहीं है, उसके नीचे सरकार बात ही नहीं कर रही है। सरकार केवल और केवल इस पे ध्यान दे रही है कि किसी तरह पूंजीपति फले। तो पूंजीपति, एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में जैसे ही पूरा पूंजी चला जाएगा देश का, तो एक विद्रोह वाजिब सी बात है कि होना है। और जब वो विरोध कौन दर्ज कराएगा? तो वो विरोध युवा ही दर्ज कराएंगे, वो विरोध स्टूडेंट ही दर्ज कराएंगे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन किस तरीके से सारे जो मुद्दे हैं यूथ का, किस तरीके से उसको पूरा करेगी? सबसे पहले हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा रोजगार का। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा जो भी एग्जाम्स हो रही है उस एग्जाम में जितनी भी त्रुटियां हैं, त्रुटि करने वाले को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिए। कानून तो सरकार के द्वारा बनाया गया है, प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए उसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम बहुत एकदम धड़ल्ले से किया जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है। उन्हें इसलिए कोई डर नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले 2 चीज, पहला रोजगार, दूसरा यूथ को समान शिक्षा की व्यवस्था। स्टूडेंट को जब आप समान शिक्षा की व्यवस्था दीजिएगा तब वो रोजगार की ओर सही मायने में आएगा। तो उसके लिए भी आप देखिएगा, सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले या सरकारी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, क्या वो प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं कि सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं? सिंपल सी बात है, प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के स्तर को गिरा दिया गया है। तो उसकी लड़ाई भी हमें प्रमुखता से लड़नी है। या ये उद्देश्य किस तरीके से सफल होगा? क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? सबसे पहले हमें भविष्य में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है निम्न वर्गों के लिए, वंचितों के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए, कि शिक्षा को महंगा कर दिया गया है, स्वास्थ्य को महंगा कर दिया गया है, हमें लोगों के बीच में वो लाना बहुत ज़रूरी है कि लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि आपके जो मूलभूत सुविधाओं में से सबसे उच्च सुविधा जो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, वही महंगा हो चुका है, वही आपकी से दूर चला जा रहा है, तो फिर आप फिर से आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। उस आर्थिक गुलामी से छुटकारा पाना है तो हमें इसका विरोध करना होगा और इसकी लड़ाई लड़नी होगी।